हेलो, वेलकम टू किरोशा नर्सिंग क्लासेस ऑल आउट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत। एनसीएल के रिगार्डेड अपन डेली यहाँ पे पीवाईक्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं। पीवाईक्यू एग्जाम में बहुत ही ज्यादा रोल रहता है। कैसे एग्जाम को बेसिकली अगर फाइट करना है अपने को तो पीवाईक्यू बेस्ट रहता है। इसलिए अपन डायरेक्ट जितने भी एग्जाम के अंदर पीवाईक्यू एनसीएल के एग्जाम के अंदर जितने प्रीवियस ईयर हैं वो सारे के सारे अपन यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो जल्दी से क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। द फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है। द फर्स्ट एमसीक्यू केयरफुली रीड कीजिएगा। हैंड हाइजीन इज प्राइमरी डन टू द, ठीक है। हैंड हाइजीन की अगर मैं बात करूं, नॉर्मली हैंड हाइजीन बेसिकली क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए द फर्स्ट प्रोसीजर रहता है। किसी भी डिजीज को अगर मैं प्राइमरी स्टेज पे रोकना चाहूंगा उसके लिए हैंड वॉशिंग अपने पास में बेस्ट प्रिवेंशन मेथड रहता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन की मैं बात करूं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की अगर मैं बात करूं, वहां पर भी द फर्स्ट अगर मैं बात करूंगा कि फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, तो हैंड हाइजीन हमेशा मस्ट रहता है। और एग्जाम के अंदर ये एक बार नहीं हजार बार एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं मेडिकल और सर्जिकल, ठीक है ना। बेसिकली अगर मैं बात करूंगा तो टू टाइप्स है, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज द मेडिकल। मेडिकल हैंड हाइजीन की अगर मैं बात करूंगा डियर, तो याद रखिएगा मेडिकल हैंड हाइजीन या फिर हैंड वॉशिंग की अगर मैं बात करूंगा तो टाइम रिलेटेड यानी कितना ड्यूरेशन रहता है, ये बेसिकली आपका रहता है 20 से लेके 30 सेकेंड। याद रखिएगा 20 से लेके 30 सेकेंड। अगर आपको पूछे सर सर्जिकल मेडिकल हैंड वॉशिंग हमेशा याद रखिएगा नॉर्मल प्रोसीजर है, ठीक है। नॉर्मल जो भी अपन पेशेंट को टच कर रहे हैं या फिर उसको मेडिसिन दे रहे हैं, फीडिंग दे रहे हैं, उनके लिए अपन मेडिकल हैंड वॉशिंग बेस्ट प्रायोरिटी रहेगा। लेकिन सर्जिकल जितने भी प्रोसीजर करेंगे, ओटी के अंदर जितने भी अपन प्रोसीजर करेंगे, उनके लिए हमेशा याद रखिएगा सर्जिकल के अंदर सर्जिकल हैंड वॉशिंग मस्ट रहने वाला है, ठीक है। सर्जिकल हैंड वॉशिंग और कितना रहता है ये, कम से कम अपन कितना मानेंगे इसको, 3 से लेके 5 मिनट। याद रखिएगा इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो कितनी रहेगी, 3 से लेके 5 मिनट। तो रिमाइंड रखिएगा। और एग्जाम के अंदर ये बहुत बार एमसीक्यू और प्रिवेंट करता है क्रॉस इन्फेक्शन को, इंप्रूव सर्कुलेशन एंड रिड्यूस पेन एंड इंक्रीज एपेटाइट। ये तीनों के तीनों बेसिकली आपके रिलेटेड है इंटरनल से, ठीक है ना। याद रखिएगा इंटरनल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे इसका कोई भी रोल नहीं रहने वाला है। हैंड वॉशिंग ये बेसिकली क्या है, एक्सटर्नल प्रोसीजर, ठीक है। याद रखिएगा ये क्या है, एक एक्सटर्नल बॉडी के जो एक्सटर्नल पार्ट है वहां पे जो आपका हैंड है वो क्या है, एक एक्सटर्नल पार्ट है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर, दिस इज द प्रिवेंट इन्फेक्शन। द नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है। व्हाट इज द नॉर्मल एडल्ट बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर एक क्या है, अपने वाइटल साइन, ठीक है। वाइटल साइन के अंदर अगर मैं बात करूंगा न्यूबॉर्न से रिलेटेड, तो फर्स्ट जब भी बच्चा डिलीवर होता है तो उसको सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है कि प्रिवेंशन करना है हाइपोथर्मिया से, ठीक है ना। हाइपोथर्मिया से, क्योंकि जो गैस्ट्रेशन के अंदर जो बेबी होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस रहता है और सडन टेम्परेचर लॉस होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा बेबी को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंशन करना है। हाइपोथर्मिया से नेचुरल प्रोसीजर प्रिवेंशन करने के लिए कंगारू मदर केयर है, और उससे अपन एडवांस स्टेज के अंदर जाएंगे तो ये आपका रेडिएंट वार्मर है, जो कि बेसिकली केएमसी से जब इफेक्टिव नहीं रहता है और सीवियर हाइपोथर्मिया के अंदर बच्चा चला गया है, तो आप याद रखिएगा उसमें रेडिएंट वार्मर यूज करना है। और मिनिमम केएमसी पूछे तो 1 आवर और मैक्सिमम पूछे तो 24 आवर अपन यहाँ पे देते हैं। और बेस्ट इफेक्टिव किसके द्वारा रहता है, मदर के साथ में, क्योंकि फीडिंग भी देनी होती है तो सबसे बढ़िया बॉन्डिंग किसके साथ होती है, मदर के। इसलिए हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, मदर को, ठीक है। नहीं तो कोई भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि मदर ही दे सकती है। अपने से पूछ रहे हैं टेम्परेचर 37 38, याद रखिएगा ये किसमें चला जाएगा, आपका हाइपर थर्मिया के अंदर। और ये बेसिकली अगर मैं बात करूं 35 बेसिकली किसमें चला जाएगा, आपका हाइपो थर्मिया के अंदर। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, अपने पास में बेस्ट रेंज कौन सी है, 36.5 से लेके 37.5। यहाँ पे टेम्परेचर एक किसकी बात कर रहे हैं हम, एडल्ट की। याद रखिएगा एडल्ट के लिए अपना नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या रहने वाला है, 36.5 से लेके 37.5। द नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, केयरफुली रीड कीजिएगा। ड्यूरिंग नेजोगेस्ट्रिक फीडिंग द पेशेंट कफ एंड गैग, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि व्हाट इज द नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब। एनजी ट्यूब बेसिकली एक क्या है, आर्टिफिशियल फीडिंग देने का ये एक मेथड है
जो कि ऐसे पेशेंट जो क्या है लॉन्ग टर्म बेड रिडन है हॉस्पिटल के अंदर, जो खुद से खाना नहीं खा सकते, सेल्फ खाना नहीं ले सकते, उनके लिए एक प्रोसीजर रहता है, क्योंकि हर एक बॉडी को सर्वाइव करने के लिए, पर्सन को सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशन की डिमांड रहती है। उस न्यूट्रिशन की डिमांड को पूरा करने के लिए अपन डायरेक्ट अपने स्टोमक के अंदर जो स्टोमक के अंदर जो फूड डिलीवर करवाते हैं, उसका जो बेस्ट रूट है वो रहता है अपना किसके द्वारा, नेजो गैस्ट्रिक यानी एनजी ट्यूब, नाक के द्वारा जो ओपन ट्यूब इंसर्ट करते हैं। और लेंथ की इससे रिलेटेड बहुत बार एमसीक्यू पूछा गया है, तो याद रखिएगा टिप ऑफ द नोज, ठीक है ना, टिप ऑफ नोज से लेके ईयर लोब, ठीक है, आपका क्या रहने वाला है डियर, ईयर लोब, देन एपिगेस्ट्रिक, एपी गैस्ट्रिक, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है, कफ हो रहा है, ठीक है, कफ एंड गैग, ये दोनों के दोनों क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर प्लेसमेंट तो नहीं हुआ है कहीं, ट्यूब का इम्प्रॉपर प्लेसमेंट तो नहीं हुआ है कहीं, ठीक है। और किससे, टू प्रिवेंट एस्पिरेट से, टू प्रिवेंट ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, एस्पिरेट कर सकता है जो आपने सीधी सी बात है कि जो जिस जगह पे जानी चाहिए वो ट्यूब वहां पे है ही नहीं प्रॉपर प्लेसमेंट, तो क्या करेंगे, जब भी खाना देंगे बाहर से जो फीडिंग दे देंगे वो कहां चली जाएगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाने के पूरे चांसेस रहेंगे और एस्पिरेट हो जाएगा, ठीक है ना। टू टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, इसके लिए अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट अपने को क्या कर देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी उसी समय आप क्या कर दीजिए, उस फीडिंग को स्टॉप कर दीजिए। देन आप चेक कीजिएगा कि प्रॉपर प्लेसमेंट है या नहीं है ट्यूब का, इसके लिए भी ऑप्शन क्या है अपने पास में सबसे बेस्ट, ठीक है ना। नॉट रिलेटेड टू द फीडिंग रेट नेट नॉट इम्प्रूव, इससे आप ट्यूब परमानेंटली कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, नॉट फॉर ए कंटिन्यू फीडिंग रेपिडेटली भी ऑप्शन अपने पास में सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है, स्टॉप करना है, देन आप क्या करेंगे, असेस करेंगे कि ट्यूब तो क्या है प्रॉपर जगह पे है या नहीं है, प्रॉपर प्लेसमेंट हुआ है या नहीं है। देन आप क्या कर सकते हैं, उसको जब आपको लगे कि नहीं अब सब सही है, देन आप फीडिंग वापस क्या कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, आपका राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, what asking about this MCQ, during assessment in us notes jugular vein distension, ठीक है, jugular vein distension, edema and crackles in the lung, what does it indicated। सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जुगुलार वेन कहाँ होती है, आपके नेक के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली किसको इंडिकेट करती है, राइट साइड हार्ट फेलियर को, किसको इंडिकेटेड करेगी डियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर को, हार्ट फेलियर को, ठीक है। और उसके बाद में एडिमा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, सर्कुलेटरी ओवरलोड, याद रखिएगा क्या हो रहा है, सर्कुलेटरी ओवरलोड। ऐसे कंडीशन के अंदर बेसिकली पल्मोनरी एडिमा देखने के पूरे चांसेस रहेंगे, ठीक है ना, पल्मोनरी एडिमा एंड लंग्स के अंदर बेसिकली क्या रहेंगे, आपके क्रैकल साउंड, ठीक है, याद रखिएगा क्या रहेंगे, क्रैकल साउंड, और किसके कारण, सर्कुलेटरी ओवरलोड के कारण। और ये बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलता है, राइट साइड हार्ट फेलियर। तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। चलते हैं पर नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, देखिए वाइटल साइंस से ये दूसरा एमसीक्यू है, तो केयरफुली रीड करके जाना है, वाइटल साइंस से रिलेटेड एमसीक्यू पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर एन एडल्ट, ठीक है ना, अपने को किसके याद रखिएगा क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन को प्रॉपर आप क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, एडल्ट पूछा जा रहा है, चिल्ड्रन पूछा जा रहा है, या फिर न्यूबॉर्न बेबी। क्योंकि देखिए न्यूबॉर्न बेबी की अगर मैं बात करूं तो न्यूबॉर्न बेबी की अगर अपन बात करेंगे रेस्पिरेटरी रेट के बारे में, रेस्पिरेटरी रेट के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा 30 से लेके 60 ब्रीथ पर मिनट, ठीक, 30 से लेके 60 ब्रीथ पर मिनट, यानी एक मिनट के अंदर अगर वो 30 से लेके 60 बार क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेट कर रहे हैं, उनका ब्रीथ कर रहे हैं, दिस इज द नॉर्मल, ठीक है ना।
अगर इससे कम होगा तो क्या होगा, ब्रेडिप्निया, देन 60 से वो होगा तो टेकिप्निया। अब यहाँ पे अपने से क्या पूछा गया है, इन्फेंट का नहीं पूछा गया, अपने से पूछा गया है एडल्ट के लिए, ठीक है ना। तो एडल्ट के लिए हमेशा याद रखिएगा सबसे बेस्ट आंसर रहेगा 12 से लेके 20 ब्रीथ पर मिनट। अब इसमें लेस देन अगर 12 है, अगर लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट है तो ये डियर क्या इंडिकेटेड कर रहा है आपका, ब्रेडिप्निया। याद रखिएगा ये क्या कर रहा है, ब्रेडिप्निया। और मोर देन अगर आपका 24 है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये क्या करेगा आपका, टेकिप्निया। ये क्या करेगा आपका, टेकिप्निया। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, नॉट फॉर, ये बेसिकली आपके रहेगा इन्फेंट के लिए ये 8 बहुत कम हो जाएगा, 12 से लेके 20 पर मिनट, यानी सी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, इजी है एमसीक्यू, लेकिन एग्जाम के अंदर तो पूछा गया है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू तरफ जाने से पहले एनसीएल स्टाफ नर्स के लिए एमसीक्यू कोर्स अवेलेबल है, मात्र फर्स्ट 30 स्टूडेंट के लिए एमसीक्यू बैच आपको 1900 के अंदर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 25 तो है, लेकिन और भी ज्यादा लेस करके आपको 1900 के अंदर ये कंप्लीट एनसीएल का जो एमसीक्यू बैच है वो मिलने जा रहा है। जरूर ऐप को डाउनलोड कीजिए, किरोशा एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए और सिलेक्शन के लिए एक जो सीट है वो अपनी सिक्योर कीजिएगा। ठीक है, ट्रस्ट कीजिएगा किरोशा एकेडमी पे। एनसीएल के लिए जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो मात्र 399 के अंदर आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। टेस्ट हमेशा याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक बिकम परफेक्ट। एग्जाम की डिमांड क्या रहती है, एग्जाम की अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो वो आपके नर्सिंग है, नॉन नर्सिंग दोनों के लिए बेसिकली टेस्ट के अंदर पूरा प्लान तय है। तो आप जरूर परचेज कीजिए, किरोशा एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। द नेक्स्ट एमसीक्यू, द नर्स मॉनिटर ए पेशेंट कैपिलरी रिफिल टू असेस व्हाट। ठीक है ना, तो कैपिलरी रिफिल टाइम बेसिकली अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, ठीक है ना, तो ये बेसिकली आपका कितना चाहिए, लेस देन 2 सेकंड। ठीक है ना, याद रखिएगा 2 सेकंड के अंदर अंदर अगर आपका बेसिकली अगर मैंने किसी भी स्किन को पिंच किया या फिर नेल बर्स, ठीक है ना, अगर मैंने फिंगर को क्या किया है, पिंच किया है और 2 सेकंड के अंदर अंदर वापस वहां पे रेडनेस कलर जो रिफंड वापस हो जाती है, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है, यानी उनका प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन है। लेकिन यहाँ पे अगर लेस देन 2 सेकंड से ज्यादा 3 से लेके 5 सेकंड भी लगते हैं तो यानी क्या है, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं है। तो ये बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है, न कि आप रेस्पिरेटरी फंक्शन, नॉट फॉर ए लिवर फंक्शन, नॉट ए रीनल फंक्शन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, परफ्यूजन एंड सर्कुलेशन। एक अपन और क्या करते हैं, स्किन टारगेट टेस्ट भी करते हैं। ठीक है ना, वो किसके लिए करते हैं, स्किन प्रॉपर हाइड्रेट है या नहीं है। ठीक है ना, उसमें क्या करेंगे, उसमें उस स्किन को पिंच करेंगे और छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो विद इन 2 सेकंड के अंदर अंदर अगर वो वापस अपनी पुनः स्थिति में अगर आ जाती है, इसका मतलब क्या है, प्रॉपर हाइड्रेशन है। लेकिन अगर मोर देन 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड लगाती है, इसका मतलब ये है कि वहां पे पुअर हाइड्रेट है। ठीक है ना, याद रखिएगा वहां पे क्या है, डिहाइड्रेशन के पूरे साइन है। तो दोनों अलग अलग हैं, एक तो करता है अपन ब्लड सर्कुलेशन को देखने के लिए, जिसका क्या है, कैपिलरी रिफिल टाइम। ठीक है ना, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है, 2 से लेके 3 सेकंड इसका क्या रहता है, नॉर्मल। ठीक है, 2 से लेके 3 सेकंड, याद रखिएगा 2 से लेके 3 सेकंड के अंदर अंदर ये बेसिकली अपन नॉर्मल मानते हैं। लेकिन अगर मोर देन 3 सेकंड, ये बेसिकली क्या रहेगा आपका, पुअर कैपिलरी रिफिल टाइम। तो ये ऑप्शन राइट चला जाएगा। परफ्यूजन एंड सर्कुलेशन के लिए अपन क्या करते हैं, बेसिकली जो पिंच करते हैं आपके जो बेसिकली अगर मैं बात लिटिल फिंगर को पिंच करके देख सकते हैं। अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर अपन क्या करते हैं, शोल्डर को पिंच करते हैं। याद रखना, शोल्डर को अपन पिंच करके देखते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर वापस रिटर्न हुआ है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे भी अपन फिंगर को पिंच करते हैं तो यहाँ पे एकदम से व्हाइटनेस आती है, लेकिन जैसे ही अपन छोड़ते हैं विद इन 2 सेकंड के अंदर अंदर वापस रेडनेस क्या हो जाती है, रिटर्न आ जाती है। इसका मतलब क्या है, प्रॉपर कैपिलरी रिफिल यानी सर्कुलेशन क्या है यहाँ पे प्रॉपर है, नॉट फॉर ए पुअर सर्कुलेशन। ठीक है ना। द नेक्स्ट एमसीक्यू, ए पेशेंट विथ ए नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब एंड कंटिन्यू फीडिंग, ठीक है, डेवलप्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड वॉमिटिंग, व्हाट शुड द नर्स। ठीक है ना, तो अगेन इससे रिलेटेड अपन ने एमसीक्यू पहले भी किया है, लेकिन लैंग्वेज चेंज है। ठीक है, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब अगेन अपने पास में फीडिंग का ये जो आर्टिफिशियल मेथड है कि अपन क्या करते हैं, एक ट्यूब के द्वारा ऐसे पेशेंट जो क्या है लॉन्ग टर्म बेड रिडन है और खुद से खाना नहीं खा सकते, उनके लिए अपन क्या करते हैं, नेजल के द्वारा जो ट्यूब इंसर्ट करते हैं
डायरेक्ट कहां पे, स्टोमक के अंदर, ठीक है ना। डायरेक्ट कहां करेंगे, नोज से लेके स्टोमक के अंदर, ठीक है ना। किसके लिए, फीडिंग के लिए, फीडिंग देने के लिए, ठीक है। तो अपने से क्या पूछ रहा है, अब कंडीशन क्या आई है, एक तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन और वॉमिटिंग, ठीक है ना। तो इसके दो कारण हो सकते हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पे प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं हुआ है, या फिर बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो एस्पिरेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या रहता है, एस्पिरेट नहीं करे, इसके लिए अपन क्या करते हैं, प्रॉपर उसी समय अपने को फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि उसको फीडिंग को क्या करना है, स्टॉप करना है, और नोटिफाई द फिजिशियन, ठीक है ना। वापस आप उसको रीइंसर्ट नहीं करेंगे, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी स्टॉप करने के बाद में डॉक्टर साहब को इंफॉर्मेशन करना है, वो आगे की प्रोसीजर जो भी होगा वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। अपने को वापस रीइंसर्ट नहीं करना है, ये ध्यान में रखिएगा। एग्जाम के अंदर भी पूछा गया एमसीक्यू है, बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द करेक्ट एंगल फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन एडल्ट, ठीक है ना। तो इंट्रामस्कुलर के लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, आईएम कहाँ लगता है, 90 डिग्री पे, ठीक है ना। इंट्रामस्कुलर, ठीक है ना, मसल्स के अंदर 90 डिग्री के अंदर। अगर मैं बात करूं 15 डिग्री, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या रहेगा आपका, इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल, ठीक है ना। जो अपन ईएसटी करते हैं ना, ठीक है ना, ईएसटी करते हैं ना, जो स्किन टेस्ट, वो बेसिकली क्या करेंगे, इंट्राडर्मल। और कौन सा, बीसीजी, ठीक है ना। बीसीजी का जो वैक्सीन है वो बेसिकली क्या रखता है आपका, और जो डीपीटी का वैक्सीन है, ठीक है ना, 90 डिग्री डीपीटी, बच्चों के अंदर जो सॉरी जो 2 साल से कम बच्चे हैं उनको वेस्टिस लेटरलिस के अंदर अपन क्या करते हैं, आईएम का इंजेक्शन देते हैं, ठीक है ना। 45 डिग्री बेसिकली आपका क्या रहता है, सबक्यूटेनियस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या चला जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। ए ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज और ब्लड प्रेशर इन एडल्ट, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा, क्या रहने वाला है कि अपने से क्या पूछ रहा है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अगर मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा, एडल्ट के लिए सिस्टोलिक की अगर मैं बात करूं तो कितना रहेगा, 120 mm पर जी, और ठीक है ना, ये क्या रहेगा आपका सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक की अगर मैं बात करूं तो क्या रहेगा, 60, ठीक है ना, सॉरी 80 mm ऑफ हेजी, यहाँ पे सबसे राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं मोर देन 140, ठीक है ना, मोर देन 140 हाइपरटेंशन के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना, हाइपरटेंशन के अंदर चला जाएगा। और लेस देन अगर 60 है तो वो किसके अंदर चला जाएगा, हाइपोटेंशन के अंदर, हाइपोटेंशन के अंदर। और जो न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी का अगर मैं बात करूं तो न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है ना, न्यूबॉर्न बेबी कितना रहेगा आपका, 160 और 120, ठीक है ना। 160 तक क्या रहने वाला है, नॉर्मल रहने वाला है। लेकिन अपने से बिल्कुल पूछा गया, याद रखिएगा एग्जाम के अंदर आपको देखना है एडल्ट है या फिर बेसिकली क्या है, एडल्ट है या फिर क्या है आपका तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या चला जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है ना। 180 अपना सॉरी 120 तो क्या रहेगा सिस्टोलिक, एंड 80 इज द डायस्टोलिक। द फाइनल आंसर इज द डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नर्सिंग इंटरवेंशन प्रेशर अल्सर,
इसी को अपन क्या बोलते हैं, डेक्यूबाइटस अल्सर, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रेशर अल्सर, जिसके अगर मैं मेन कोज की अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या रहने वाला है, प्रेशर। ठीक है ना, प्रेशर बेसिकली क्या करता है आपके वहां पे टिश्यू नेक्रोसिस, मेन कारण क्या है टिश्यू नेक्रोसिस का, कि वहां पे प्रेशर लगने के कारण प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, इसके कारण वहां पे वुंड हीलिंग नहीं होगा। ये बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलता है, जो लॉन्ग टर्म बेड रिडन पेशेंट होते हैं, ठीक है ना, जो लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन के अंदर पेशेंट रहते हैं, और उनके अंदर अगर मैं बात करूं मोस्ट कॉमन जो प्रोमिनेंट एरिया रहता है वो आपका रहता है बोनी प्रोमिनेंट एरिया। याद रखना क्या रहेगा आपका, बोनी प्रोमिनेंट एरिया। इसके अंदर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो फोर्थ स्टेज, ठीक है ना, याद रखिएगा फोर्थ स्टेज अपन यहाँ पे कंसिडर करते हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा, फर्स्ट स्टेज के अंदर आपकी जो सुपरफिशियल स्किन है, ठीक है ना, कौन सी, जो एपिडर्मिस और डर्मिस है, वो बेसिकली इन्वॉल्वमेंट होने वाली है, और वहां पे क्या देखने को मिलेगा, रेडनेस देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा, और पेन हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन सेकेंड स्टेज के अंदर मैं जाता हूं तो सेकेंड स्टेज के अंदर आपका डीप चला जाता है थोड़ा, और पेन कंडीशन है, ठीक है ना, सुपरफिशियली, और सॉरी ओनली फॉर डर्मिस, और जो एपिडर्मिस रहेगा और इसके अंदर डर्मिस रहने वाला है, और पेनफुल, ठीक है ना, याद रखिएगा सीवियर पेनफुल, सीवियर क्या रहने वाला है, पेनफुल कंडीशन कौन सी रहेगी, सेकेंड स्टेज के अंदर बहुत बार एमसीक्यू पूछा गया है। ठीक है, और रेडनेस तो प्रेजेंट रहेगी, और स्वेलिंग भी रहेगी, और उसके साथ में आपका क्या रहने वाला है, पेनफुल, ठीक है ना, एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों ही जो स्किन है वो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। थर्ड स्टेज के अंदर आपका क्या रहने वाला है, थर्ड स्टेज के अंदर आपका एपिडर्मिस डर्मिस के साथ में अब सबक्यूटेनियस भी क्या होने वाला है, इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। अब सबक्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं नर्व एंडिंग्स हो रही है, नर्व एंडिंग्स हो रही हैं तो प्रॉपर क्या सेंसेशन आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक है ना। क्या अगर नर्व ही बेसिकली क्या करती हैं, ब्रेन से अपने को इंडिकेट करती हैं कि दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन वही एंडिंग्स हो जाए, उनका ही कनेक्शन नहीं रहे, तो दर्द यहाँ पे क्या हो, इसलिए याद रखिएगा थर्ड कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, पेनलेस कंडीशन। ठीक है, याद रखिएगा पेनलेस कंडीशन। एंड डी अगर फोर्थ वन की तरफ मैं जाऊंगा, ये बेसिकली रहता है उसके अंदर आपका कौन एंड मसल्स लिगामेंट अब इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है ना। अब सबक्यूटेनियस तक तो थर्ड स्टेज था, लेकिन फोर्थ स्टेज के अंदर आपके बोन्स एंड सबसे डीप जो ये वुंड होता है, दिस इज फोर्थ स्टेज, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, अगेन आपकी क्या रहेगी, पेनलेस कंडीशन, क्योंकि नर्व एंडिंग्स यहां पर भी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपने से जो पूछा गया है, याद रखिएगा क्या पूछा गया है, प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन बेसिकली एक ही रहेगा कि पेशेंट की क्या करनी है, हर 2 घंटे में एवरी 2 आवर क्या करेंगे अपन, पोजीशन को चेंज करेंगे। याद रखना, पोजीशन को अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, कब, एवरी 2 आवर, एवरी 2 आवर अपन क्या करने वाले हैं, पोजीशन को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या चला जाएगा, ये ऑप्शन फ्रीक्वेंट रिपोजिशनिंग, स्पिंग सॉरी स्किन इंस्पेक्शन, आपको देखना है स्किन को, और एडिक्वेट न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा किसका रहेगा रोल, आपको फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज करनी, और कितनी, 2 घंटे में आप एक बार पोजीशन चेंज कर सकते, ठीक, जिससे प्रॉपर वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई हो, ब्लड सर्कुलेशन हो, और वुंड की हीलिंग हो सके। दूसरी जब मैं सेकंड स्टेप की तरफ जाऊंगा तो याद रखिए स्किन को आप बराबर देखते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर भी लोशन है वगैरह जो भी है लगाना है लगा सकते हैं, लेकिन उसके साथ में प्रॉपर प्रोटीन डाइट लेनी है, क्योंकि प्रोटीन डाइट बेसिकली क्या करेगी, वुंड हीलिंग में आपकी हेल्पफुल रहने वाली है। तो ये ऑप्शन क्या चला जाएगा, आपका राइट आंसर चला जाएगा। न्यूट्रिशन में कौन सी, प्रोटीन डाइट। रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड करने की जरूरत नहीं है, अप्लाई ड्रेसिंग ओनली नहीं होगा, नॉट फॉर ए अवॉइड मोबिलिटी, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर, ठीक है ना। तो आज का अपना ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन यहीं पे होता है समाप्त, फिर मिलेंगे अपन एक धमाकेदार एमसीक्यू सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर दिस सेशन।